नमस्कार, अरोमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम मिडाइवल हिस्ट्री का सेक्शन वाइज पार्ट वीडियो लेते आ रहे हैं, जिसमें से हम बाबर के बारे में गहन अध्ययन कर चुके हैं, हुमायूं के बारे में गहन अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास करना ये हमारी तैयारी को और भी ज़्यादा सुदृढ़ बनाता है। यदि हम किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं और उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को बना लेते हैं तो हमारे सफलता का जो चांस है वह बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आवश्यकता होती है कि हर टॉपिक को पढ़ते हुए उसके साथ साथ हम उसका MCQ जरूर सॉल्व कर लें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वही प्रयास किए हैं कि बाबर से संबंधित उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर दिया जाए जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। इस वीडियो में ना केवल हम क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे बल्कि जो भी हमको महत्वपूर्ण व्याख्या लगेगा वो भी करते जाएंगे। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप लोग नोट जरूर करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। जो पहला प्रश्न है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है कि इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिसने दुर्व्यवहार किया गया था और उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। तीसरा है दिलावर खां जिसे इब्राहिम लोदी के हहोनकूड़ व्यवहार मिला के पिता थे। चौथा है कि पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यंत असंतुष्ट थे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। जैसे कि हम बतला चुके हैं कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था और इसके चाचा जो थे वह चाहते थे कि इब्राहिम लोदी गद्दी से हट जाए और वह क्या बन जाए, दिल्ली के शासक बन जाए। और इस उद्देश्य के लिए वह बाबर से क्या मांगे, मदद मांगे। और बाबर के लिए यह सुनहरा अवसर था। बाबर स्वयं भारत आना चाहता था और बाबर को राणा सांगा भी भारत में आमंत्रित किया था। तो बाबर को लगा कि यह सुनहरे अवसर को अपने हाथों से नहीं जाना देना चाहिए और बाबर क्या किया, इस आमंत्रण को स्वीकार किया और इब्राहिम लोदी से 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध क्या किया है, लड़ा है और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी के जो सगे संबंधी थे या भारत के जो अन्य राजा थे जैसे राणा सांगा थे, उनको लग रहा था कि बाबर आएगा, युद्ध लड़ेगा और पुनः अपने देश को वापस लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके उम्मीदों पर पानी फिर गई। बाबर भारत आया, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीता और अपना एक साम्राज्य का नींव डाला जिसको हम लोग मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1530। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि बाबर जो है 4 प्रमुख युद्ध लड़े हैं, जिसमें से पानीपत है, खानवा है, चंदेरी है और घाघरा है। और यह चारों युद्ध जो है क्रम से लड़ा गया। पानीपत का जो युद्ध है वह 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया है वो 1528 में लड़ा गया और आपका जो घाघरा का युद्ध है वह कब लड़ा गया, 1529 में लड़ा गया। तो जैसा कि हम यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं कि लिख रहा है कि चंदेरी का युद्ध 1530 में है, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, चंदेरी का युद्ध 1528 होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा कह रहा है इस क्षेत्र में कि स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। और तीसरा कह रहा है इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश का स्थापना हुआ। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को यह मिसकंसेप्शन रहता है कि बाबर के आने के बाद ही बारूद की उपयोग हुई है, जो कि गलत है। 13वीं 14वीं शताब्दी में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच जब युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर पहली बार तोप का उपयोग किया गया था। यानी कि बाबर के आने से पहले भी भारत में तोप का उपयोग हो चुका था। इसलिए पहला जो कथन है यह क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तो बाबर जो है इस्लामी वास्तु कला को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया या किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया। बाबर अपने शासनकाल के दौरान केवल क्या बनाए हैं, उद्यान बनवाए हैं। तो यह मेहराब और गुंबद का बनाने का जो प्रक्रिया है वह बाबर के द्वारा शुरू नहीं किया गया। और तीसरा है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश का स्थापना हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाबर माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। और जब भारत में शासन का नींव डाला है तो यह तैमूरी राजवंश का भी स्थापना किया है। तो पहला और दूसरा कथन क्या है, यहाँ पर गलत है। लेकिन तीसरा जो कथन है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश का स्थापना हुआ, यह कथन सही है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि कथन और कारण है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, और कारण कह रहा है कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो पहला जो कथन है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, यह कथन क्या है? सत्य है। जैसा कि हम बतलाए थे कि बाबर जो है अपना आत्मकथा क्या किया है? स्वयं लिखा है। और अपने आत्मकथा को वह किस भाषा में लिखा था? तुर्की में लिखा था। बाबर के द्वारा जो लिखा गया आत्मकथा उसको तुजुक ए बाबरी कहा जाता था। बाद में अकबर के काल में इसको फारसी में अनुवाद करवाया गया, जिसको बाबरनामा कहा गया। तो पहला कथन सही है कि बाबरनामा जो है तुर्की में लिखा गया है, जिसको तुजुक ए बाबरी भी कहते थे। लेकिन कारण कह रहा है कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, यह कारण गलत है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा ना होकर फारसी जो था वह क्या था? मुगल का राज दरबार की भाषा थी। तो कारण जो है यह गलत है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि कथन सही है और कारण गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपका सी होना चाहिए। अगला जो प्रश्न हमारा है कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, पहला है काबुल, दूसरा पंजाब, तीसरा है आधुनिक उत्तर प्रदेश और चौथा है आधुनिक राजस्थान। तो जानिएगा कि बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र जो था वह विभिन्न राजपूत शासकों के अंतर्गत था। तो जो चौथा है कि आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र, तो यह बाबर के अधीन नहीं था, यह किसके अधीन था? राजपूत शासकों के अधीन था। तो 1, 2, 3 ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया है? 4 ऑप्शन दे रहा है, अकबर, शाहजहां, बाबर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। याद रखिएगा, मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली और बंदूकिया कर रहे थे, जिसका नाम क्या था? मुस्तफ़ा था। बतलाए थे ना, 2 तोपची थे, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। इनके द्वारा यह क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। तो छठा का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे फारसी, अफगानी, चगताई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चगताई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह चगताई वंश के अंतर्गत था। याद रखिएगा, जो बाबर का जो परिवार था वह क्या था? तुर्की जाति के चगताई वंश का था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चगताई तुर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो ये तो सबको पता है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बतलाए थे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी। और अपने विजय के उपलक्ष्य में वह काबुल निवासियों को चांदी का सिक्का दिया था, जिस चांदी के सिक्के को शाहरुख सिक्का कहा जाता था। और एक उपाधि भी धारण किया था, जो क्या कहा जाता था? कलंदर की उपाधि धारण किया था। तो 2 याद रखिएगा, पानीपत के विजय उपलक्ष्य में वह चांदी का सिक्का जारी किया, जिसको शाहरुख सिक्का कहा जाता है, और कलंदर की उपाधि वह क्या किया था? धारण किया था। और एक काबुली मस्जिद का भी निर्माण करवाएगा, वो हम लोग बतला चुके हैं डिटेल में सारा कुछ। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अभी हम इसी वीडियो में पहले चर्चा कर चुके हैं कि भाई जो चंदेरी का युद्ध है वह 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था। और यहाँ पर विकल्प में क्या है? चंदेरी का युद्ध 1530 में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की है? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है वह 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच क्या किया गया था? लड़ा गया था। राणा सांगा किस क्षेत्र के थे? मेवाड़ क्षेत्र के थे। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा बाबर को तो भारत में आमंत्रित किए थे, परंतु जब बाबर भारत आया तो राणा सांगा क्या किए हैं? अपने आमंत्रण को वापस ले लिए, जिसके कारण जो बाबर हैं वह राणा सांगा से नाखुश हो गए। और यह जो है खानवा का युद्ध क्या किया गया है? लड़ा गया है। और इसी खानवा के ही युद्ध में क्या किया गया है? जिहाद का नारा जो है यह बाबर के द्वारा दिया गया। अगला जो प्रश्न है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था। तो अभी जस्ट हम बतलाए हैं, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या बहादुर शाह।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपको बाबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत में मुगल वंश का संस्थापक तो हम लोग को पता है कि बाबर है। इसका जो मूल नाम था यह जहीरुद्दीन था, जो बाद में यह किस नाम से जाना गया, बाबर के नाम से जाना गया। अगला जो प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। तो ये किसका उल्लेख किया है, मेवाड़ का उल्लेख किया। हम बतलाए भी थे कि बाबर राणा सांगा के बारे में लिखता है कि राणा सांगा जो है बाबर को भारत में आमंत्रित तो किया, बाद में वह अपनी बातों से क्या हुआ है, मुकर गया है। तो या बाबर का जो आत्मकथा था वह क्या था, बाबर था, जिसको वह तुर्की भाषा में लिखा है। और इसको ऐतिहासिक किताब में बहुत ही महत्वपूर्ण किताब क्या किया जाता है, माना जाता है। और इसमें वह 2 शासकों का उल्लेख किया है, याद रखेंगे। पहला तो आपको मेवाड़ के राणा सांगा का और दूसरा विजयनगर का कृष्णदेव राय का। और बाबर अपनी आत्मकथा में विजयनगर के कृष्णदेव राय को काफ़ी महत्वपूर्ण शासक माना है और उसकी तारीफ भी की है। तो राणा सांगा के बारे में बतलाया कि वह आमंत्रित करके मुकर गया, लेकिन तारीफ किसकी की है, तो विजयनगर के कृष्णदेव राय का। तो यह भी पूछ देता है कि बाबर अपने आत्मकथा में किस राजा की तारीफ की है, तो याद रखें कृष्णदेव राय का। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो 4 ऑप्शन है, बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क या मीर बाकी। तो ये आपका क्या है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है यह मीर बाकी के द्वारा करवाया गया। अगर कोई वीडियो नहीं देखे हैं बाबर से संबंधित तो हम डिटेल में पढ़ा भी चुके हैं, एक बार अवश्य उसका रिकॉर्डेड वीडियो देख ले आप लोग, और बहुत कुछ उनमें क्या होगा, आपको सीखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, मीर बाकी के द्वारा करवाया गया था। और कहा जाता है कि बाबर जो है मीर बाकी को प्यार से बाबरी बाबरी बुलाते थे, इसलिए इस मस्जिद का नाम क्या रखा गया है, बाबरी रखा गया। अगला जो प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखेंगे बाबर का जो आत्मकथा है वह मूल रूप से उसको किस नाम से जानते हैं, तुजुक ए बाबरी के नाम से जानते हैं, और वह तुर्की में लिखा गया था। बाद में अकबर के काल में क्या किया गया है, इसको फारसी अनुवाद करवाया गया और उसको बाबर नामा के नाम से जाना जाता है। और बतलाए हुए थे कि किसी भी पुस्तक में अगर नामा लिखा हुआ है तो ज़्यादा संभावना है कि वह फारसी ग्रंथ ही होगा। तो फारसी में इसको हम लोग बाबर नामा कहते हैं और तुर्की में इसको तुजुक ए बाबरी कहते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की। अगला जो प्रश्न है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। पहला, इसे भारत आक्रमण हेतु राणा सांगा और दौलत खान ने आमंत्रित किया। बाबर ने सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश किया। इस समय पंजाब पर तुर्कों का शासन था। और चौथा है कि इसने सर्वप्रथम भीरा का किला जीता है। तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसमें आंसर में गलत क्या हो जाएगा कि इस समय पंजाब पर तुर्कों का शासन था। यह कथन क्या है, गलत है। याद रखेंगे बाबर ने भारत में जब प्रवेश किया था उस समय पंजाब में अफगान सरदार दौलत खान लोदी का क्या था, शासन था। बतलाए भी थे पंजाब क्षेत्र में कौन शासन कर रहे थे, दौलत खान लोदी क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और बाबर के पास पंजाब के सूबेदार दौलत खान के बेटे दिलावर खान के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा गया था, जिसने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रित किया। और उसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को पत्र भेजा था और कहा कि वह इब्राहिम लोदी को उसके गद्दी पर से क्या करे, हटा दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी जो कथन जो है यह गलत है। उस समय तुर्क का शासन नहीं होकर अफगान का शासन था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया। दूसरा है कि बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक था। तीसरा है यह तैमूर राजवंश का था। और चौथा है इसने इब्राहिम लोदी को हराया था। और इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चारों कथन आपका क्या है, सत्य है। 1504 में काबुल पर बाबर के द्वारा क्या किया गया था, अधिकार किया गया था। और वह कहता है काबुल से लेकर पानीपत में अपनी जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचना कभी नहीं बंद किया। और इसी कथन से आपको निष्कर्ष निकलता है कि बाबर खुद जो है वह भारत में आना चाह रहा था। और बताए थे कि पानीपत पर जो उसका आक्रमण था वह बाबर का 5वां आक्रमण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चारों सही है। अगला जो प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो अभी भी बताएं कि 21 अप्रैल 1526 को आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुई थी,
पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी जिसमें आपके बाबर की जीत हुई थी। अगला जो प्रश्न है मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 है। तो इसमें तो हमको पता भी है कि पानीपत का युद्ध 1526 में है, खानवा का 1527 में आपका। अब यहाँ पे 2 और दे दिया है, चौसा का और कन्नौज का। तो चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था 1539 में लड़ा गया था, और कन्नौज का जो युद्ध है वह 1540 में लड़ा गया था। तो याद रखेंगे पानीपत का लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को है, खानवा का 1527 को है, चौसा का 1539 और कन्नौज का 1540 में है। अगला जो प्रश्न है कि पानीपत के लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है बाबर ने भारत के लोगों को बला की मुखालफत कहा, और दूसरा है इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर नियंत्रण किया। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। याद रखेंगे बाबर अपनी जीत के बाद अपने सैनिकों और धुरंधरों को कहता है कि भारत के लोग द्वारा मुगल सेना के पहुंचते ही गांव छोड़कर चले जाना, जिसका अर्थ था कि बला की मुखालफत दिखाई। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, तो पता ही है। यानी कि बाबर का मानना था कि भाई भारतीय इतने डरपोक थे कि बाबर के आने से पहले ही वह क्या किए हैं, गांव छोड़ के भाग गए हैं, और इसी को वह क्या कहते हैं अपने भाषा में, बला की मुखालफत। अगला जो प्रश्न है कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, युद्ध में बारूद और तोपखाने का प्रयोग। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तीसरा, भारत में एक नई युद्ध पद्धति प्रचलित की, या उपयुक्त सभी। तो जैसा कि स्टेटमेंट ही देख रहे हैं यहाँ पर, चारों ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि इसमें युद्ध का क्या किया, नया तकनीक क्या किया है, शुरू किया है, जिसमें से बतलाएं तोप का उस्मानी विधि यह लाया था, तुलगामा युद्ध पद्धति लाया था, इंट्रोड्यूस किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है। तो अभी जस्ट बतलाया कि तुजुक ए बाबरी बाबर का आत्मकथा था, और वह स्वयं किसके द्वारा लिखा गया था, बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो बाबर का जो मकबरा है यह भारत में नहीं है। इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में काबुल में इसको क्या किया गया, दफनाया गया। तो याद रखेंगे वर्तमान में कहाँ है, काबुल में है, पहले कहाँ रखा गया था, आगरा में। अगला प्रश्न है गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की, या औरंगजेब की। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, और बतला भी चुके हैं कि बाबर की कितनी पुत्री थी, 3 पुत्री थी। गुलबदन, गुलचेहरा और गुलरंग, ये 3 पुत्री थी, और 4 पुत्र इसके थे। अगला जो प्रश्न है कि भूमि मापने की गजे बाबरी मापक प्रयोग किसने किया। तो बाबर जो है भूमि मापने का एक पैमाना भी दिए जिसको गज ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो खानवा के युद्ध में विजय के बाद यह क्या किए हैं, गाजी का उपाधि धारण की। गाजी मतलब वो कहा जाता था काफिरों का दमन करने वाला, काफिरों को पराजित करने वाला। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, खानवा का युद्ध। अगला जो प्रश्न है मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध जो था यह दोनों में लड़ा गया, चूंकि यह घाघरा नदी के किनारे हुआ था तो इसमें जल और थल दोनों में लड़ा गया। कुछ सैनिक जल में उतर के लड़े थे, कुछ क्या किए थे, स्थल पर क्या किए थे, लड़े थे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घाघरा का युद्ध, क्योंकि घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया। अगला है बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया है। तो यह पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। और एक और प्रश्न पूछ देता है कि यह युद्ध शैली कहाँ से लिया गया है। तो यह उज्बेकिस्तान से क्या किया गया, उज्बेकिस्तान का कंसेप्ट है वहाँ से लिया गया। अगले प्रश्न को रुख करते हैं कि बाबर ने किस विजय के उपरांत पादशाह की उपाधि धारण की है। तो काबुल की विजय के बाद यह पादशाह की उपाधि धारण की है, या इसको बादशाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बाद मतलब वायु, शाह मतलब शासन करने वाला, हवा पर शासन करने वाला, यानी कि स्वतंत्र शासक। उसी बादशाह को तुर्की में क्या कहा जाता है, पादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है आराम बाग का निर्माण किसने किया था। तो बतलाए थे आराम बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, बाबर के द्वारा आगरा में करवाया गया है। और यह आपका क्या था,
कि यह 4 बाग था, यानी कि एक बाग जो आपको 4 पार्ट में क्या था, बंटा हुआ था, और बीच में आपका क्या होता था, जल का स्रोत होता था। यानी कि 4 बाग शैली में इस बाग का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, और यहीं पर सर्वप्रथम बाबर को क्या किया गया था, दफनाया गया था। तो ये हमारा 29 प्रश्न था बाबर से। अगले वीडियो में हम हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लाएंगे, और बाबर के बारे में पढ़ा भी चुके हैं, तो जो नहीं पढ़े हैं एक बार बाबर का वीडियो जरूर देख लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे, और अपने दोस्त मित्रों या जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके समक्ष क्या करेंगे, जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। मिलते हैं फिर हम लोग नए वीडियो के साथ। थैंक यू। शुभ रात्रि।